नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज हम लोग बात करेंगे केरल की उस लेडी सिंघम की जिसको केरल में रेड श्रीलेखा कहा जाता रहा। बीजेपी की जीत ने बहुत सारे लोगों को चौंकाया। साढ़े 4 दशक से चल रही एलडीएफ की सत्ता के समीकरण को भी बिगाड़ के रख दिया, तो कांग्रेस की उम्मीदों को भी कुचला। तिरुवनंतपुरम में एक चेहरे पर सबकी निगाहें आकर टिक गई, वो है श्रीलेखा। आखिर श्रीलेखा क्या है? क्या केरल की राजनीति में बीजेपी का नया प्रयोग है? क्योंकि कुछ ही दिन बाद वहां विधानसभा चुनाव होने हैं, एसआईआर चल ही रहा है। ऐसे में क्या श्रीलेखा कोई नई उम्मीद बनकर आ रही है सामने? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा इस वक्त है तो श्रीलेखा की है। ऐसा क्या है, इस पर आज बात करेंगे। क्योंकि श्रीलेखा को लेकर कहा जा रहा है कि पहली बार बीजेपी इस तरह की चुनौती खड़ी कर रही है जिसको लेकर लेफ्ट और कांग्रेस दोनों असहज हो गए। ऐसा क्या हो सकता है? क्योंकि अब हम लोग इसको समझते हैं कि भारत के ज्यादातर राज्यों में राजनीति सत्ता के लिए होती है, लेकिन यहां आप अगर केरल में आते हैं तो केरल में सत्ता से ज्यादा वो समाज के विचारों पर, आत्मा पर नियंत्रण की राजनीति करते हैं। यहां सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन ये तय रहता है कि कौन बोलेगा, कौन चुप रहेगा और किस मुद्दे को असभ्य मान के दबा दिया जाएगा। ये पूरे केरल में आपको बाकी सब राज्यों से ज्यादा दिखाई देगा। अगर हम इसको देखें तो ये जो केरल में लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलके एक सिस्टम खड़ा किया था, एक नैरेटिव खड़ा किया था, जिसमें शिक्षा, मीडिया, यूनियन, सिविल सोसाइटी और बीजेपी को इसी इकोसिस्टम के अंदर आने नहीं दिया। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो चेहरा बीजेपी लेके आई है इस इकोसिस्टम को अंदर से असहज कर रहा है। क्योंकि आर श्रीलेखा जो है, मतलब अगर हम लोग श्रीलेखा को देखें, ये जो है सबसे बड़ी गलती, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, जो इकोसिस्टम वहां मान रहा है कि अगर उन्हें बीजेपी का एक नेता मान लेते हो तो ये रणनीतिक चूक होगी। क्योंकि वो केरल मॉडल के लिए एक असुविधाजनक प्रश्न के तौर पर है, जिस पर हमेशा से केरल को गर्व रहा है, घमंड रहा है। अगर आप वहां की राजनीति को देखेंगे, वो कहता है भाई यूनियन से नहीं आई किसी, जो अमूमन नेताओं की वहां पर, वो पार्टी कैडर से नहीं आई जो अमूमन पार्टी की पहचान होती है, छात्र राजनीति से भी नहीं आई कि समझौते की ट्रेनिंग हो या किसी की तरह। उनका पूरा कैरियर अगर हम गौर करते हैं तो राज्य बनाम संगठित हित समूहों के टकराव में बीचा है। मतलब वो पहली आईपीएस थी, पहली महिला आईपीएस थी केरल की, 1987 बैच की पहली आईपीएस हुई, और उसके बाद वो पहली डीजीपी भी बनी, और अब वो जो पहली महिला तिरुवनंतपुरम की वो भी बनेगी। तो इस पर जो चर्चा है कि आखिर वो उनकी रेड्स क्या होती थी, उन्होंने रेड्स के तौर पर, ऐसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन उनकी रेड्स थी, ये सवाल वहां कभी नहीं उठा कि उन्होंने रेड डाली। क्योंकि ये वहां कहा जाता था, जब नाम ही इतनी रेड डाली उन्होंने, चाहे कोई पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, कि उनका नाम ही रेड श्रीलेखा कहा जाता है। वहां के लोग उनको रेड श्रीलेखा ही बोलते हैं। उनकी रेड्स को अगर आप गौर से समझेंगे तो राजनीतिक संरक्षण, सामाजिक नेटवर्क, मीडिया चुप्पी, हमारे लोगों का कवच, ये जो होता था मीडिया का कि हमारे, हम जो है इस पर नहीं बोलेंगे, उस सबसे अलग खड़ा कर दिया। केरल में अगर आप वहां की कानून की, चूंकि लोग केरल के बारे में, नॉर्दर्न इंडिया के, अब थोड़ा थोड़ा वहां की राजनीति को जानने लगे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन केरल की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो वहां कानून कमजोर नहीं होता, वहां कानून चयनात्मक होता है। वो ये जानता है कि किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना। और आप में से बहुत सारे लोग, मैं तो केरल के अपराधों को, आप में से बहुत सारे लोग उसके क्राइम को नहीं जानते हो। मैं केरल की राजनीति में अपराध का बहुत पुराना रिश्ता, अक्सर जब मैं जुर्म किया करता था आज तक में, तब से जानता हूं। शंकर कुरूप का केस था जिस पर अंधा कानून बनी, ये वहां का सबसे चर्चित केस था। फिर आइसक्रीम पार्लर केस, जहां रेप महिलाओं के, मतलब किस तरह से वहां उस आइसक्रीम पार्लर को किस तरह से वो एक लड़कियों को छाटने का अपराध बना, मतलब केंद्र बन गया था। इसके बाद सूर्य नल्ली केस है, किस तरह से छोटी छोटी लड़कियों को राजनीतिक नेताओं ने इस्तेमाल किया। ऐसे बहुत सारे केस हैं। और लोग केरल के बारे में, चूंकि नॉर्दर्न इंडिया में शुरुआत में कम जानकारी आती थी क्योंकि इकोसिस्टम इसी तरह था। और जो ये श्रीलेखा ने क्या किया कि अगर आप उनके कैरियर को देखेंगे तो उन्होंने कभी भी किसी का भी चयन मानने से इनकार किया।
एक साथ रेड्स मारी, मैं उसमें से कुछ रेड्स आपको बताऊंगा अभी, लेकिन ज्यादातर रेड्स ने असहज कर दिया और इसीलिए लेफ्ट जो सिस्टम था उनको अथॉरिटरियन कहता था कि भाई वो अथॉरिटी का बहुत ज्यादा है इसीलिए, और कांग्रेस उन्हें डेंजरस प्रेसिडेंट मानती थी कि उसने कहा ये डेंजरस प्रेसिडेंट है, और बीजेपी को एक ऐसा मौका चाहिए था। दरअसल वहां जाति के सवाल को लेकर केरल में बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां जो हर हर आदमी के केरल में जाति पर बात हम लोग बाहर करते हैं और इसीलिए केरल बाहर के दूसरे राज्यों की राजनीति को जातिगत राजनीति कहता है। केरल में जाति गायब नहीं होती, बस शब्दों में नहीं होती है। वहां जाति आपको आवास में दिखाई देगी, नौकरी में दिखाई देगी, विवाह के टाइम पे दिखाई देगी, लेकिन भाषण में नहीं मिलेगी, जो अक्सर आपको बाकी राज्यों में मिलती है। और ये बात का बड़ा गर्व केरल लगता रहा। और श्रीलेखा की जाति के बारे में अभी बहुत ज्यादा लोगों ने चर्चा नहीं की, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो है किसी एक जाति के अफसर के तौर पर भी कभी दिखाई नहीं दी। तो अभी वो चर्चा उनकी राजनीति को समझा जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। तो वो जो वोट ब्लॉक है वो उसको एक तरह से जातिगत वोट ब्लॉक को वहां अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो ये और वहां की जो राजनीति है उसमें असहज दिखती है। अगर 2021 में बीजेपी ने सोचा था कि हम केरल को डरा कर नहीं, एक अलग तरीके से समझा के वोट लेंगे, क्योंकि वहां का बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा लेफ्ट का और जो बीजेपी समर्थक, चाहे संघ है चाहे हिंदू मुन्नानी संगठन जैसे सहयोगी संगठन है, उनका एक बहुत ही ब्लडी वार है, एक दूसरे पर हमले हैं, बहुत लंबी कहानी है। हालांकि इस सब में संघ के को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उनके लोगों को बहुत मारा गया, क्योंकि लेफ्ट के साथ फिर वहां जो इस्लामिक, माफ कीजिए, जो जिहादी संगठन है वो भी जुड़ जाते हैं। तो बीजेपी ने जब 2021 में लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था, उस समय वो श्रीधरन को लेके आए थे, जिनको मेट्रोमैन कहा जाता है। आप जानते हैं पूरे देश में उनकी यही छवि थी, और वो रिटायर होकर वापस पहुंचे थे और वहां अक्सर गीता, वो श्री भगवत गीता का वो पाठ किया करते थे, मद भगवत पढ़ा करते थे। वो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे। तो उनको जब लाया पिछले चुनाव, तो बीजेपी ने कहा कि भाई एक भरोसेमंद चेहरा है, साफ है, विवाद से दूर है, लेकिन वो केरल की राजनीति से अलग थे। वहां भरोसा ही अकेला काम नहीं होता, वहां वर्चस्व की राजनीति भी चाहिए। इसीलिए जो श्रीधरन थे वो आए जरूर, रिपल्स जरूर उठी, लेकिन बहुत लंबा परिणाम ले पाने में मुश्किल हुई। अब बीजेपी ये समझ गई है कि यहाँ साहब किसी को समझाया नहीं जाता, यहाँ आगे बढ़ के लेना होगा। केरल की राजनीति में उसका स्पेस इतना इजी नहीं होगा, इसीलिए शायद श्रीलेखा को उस बदलाव के प्रतिनिधि के तौर पर भी कहा जा सकता है। बीजेपी अभी ये तो तय नहीं कर रही है कि साहब सीएम का फेस कौन होगा, क्योंकि उनका लक्ष्य तो 2026 में एक ताकतवर पार्टी के तौर पर उभरना है। केरल की राजनीति को एक दोबारा पुनर्भाषित करना बीजेपी चाहती है। तो उसमें तीन, अगर हम लोग देखते हैं रणनीति क्या है, वो लोग चाहते हैं कि श्रीलेखा इस पर बहस तय की जा सकती है, एक ऐसा चेहरा है जिस पर बहस तय की जाए। कोई और जैसे हम लोग सुरेंद्रन को जानते हैं, बहुत उनके कैडर के हैं, उनके शुरुआती मूल कैडर से आते हैं, तो वो प्रशासनिक चेहरा हो और लास्ट में वो कोई जोखिम लेने वाला फैसला करें पार्टी, ये एक वो है। तो ये आपको दिखाई देगी, ये पार्टी बीजेपी ने तेलंगाना में भी अपनाई, ये उन्होंने उड़ीसा में भी अपनाई, बीजेपी बंगाल में भी इसी पर काम कर रही है। तो ये एक बड़ा उनका पार्टी का तरीका है। अगर हम ये देखें कि इससे हो क्या रहा, अगर श्रीलेखा, अगर उनको बहुत ज्यादा नहीं माना जा रहा होता या उनको थ्रेट नहीं होती, वो एक पॉलिटिकल थ्रेट उनको ना समझा जाए लेफ्ट से या कांग्रेस से, तो उन पे चर्चा ही नहीं कर देते। क्योंकि श्रीलेखा को से सबसे ज्यादा डर है वहां के उस इकोसिस्टम का जिससे वो लगातार टकराती रही। जब वो वहां डीजीपी बनी तब भी, जब वो एडीजीपी रही तब भी, वो लगातार लंबे समय तक वहां पूरी तरह से उस सिस्टम से टकराती रही है। क्योंकि ये एक, उनको देखकर एक दिक्कत और भी है, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा सवाल आ रहा है, कोई ऐसा चेहरा आ रहा है जिसको आप नैतिकता पे नहीं दबा सकते, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस ज्यादा नहीं थे। शिक्षा, वो खुद ही आईपीएस है, और सेकुलरिज्म पर भी इस तरह के शब्दों से जो बीजेपी को दबाने की कोशिश की जा रही थी, अभी तक वो कोई चेहरा नहीं देखता। एक बात तो तय है कि चाहे श्रीलेखा उसमें चेहरे बने ना बने, लेकिन वो आगे उन पर नाम होगा या नहीं, लेकिन इस वक्त वो चर्चाओं में है।
उन्होंने ये साबित तो कर दिया कि केरल की राजनीति पूरी बंद कमरा तो है नहीं, राजनीति में बदला शुरू हो गया। केरल में जो सरकार बदलने में तो आपको लगता है बीजेपी को समय लगेगा। मैंने आपको कहा कि इससे पहले भी हम लोग चर्चा 2-3 बार कर चुके हैं कल से, तो उसमें सबसे बड़े जो चर्चा का विषय था वो अगर मैं कहूं कि सरकार इस बार नहीं आ रही, लेकिन हार से खतरनाक क्या है केरल में, हार से खतरनाक है वहां का नैरेटिव बदलना, यानी नैरेटिव को चेंज कर देना, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक शुरुआत होती है और सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा यहीं से शुरू होता है। अगर हम लोग केरल की राजनीति को देखें, केरल की राजनीति में चूंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरह से वहां जातीय समूह पर बटे हुए हैं, कहाँ वहां लेफ्ट सेंटर और वो अलग अलग चीजें। अगर हम बीजेपी के लीडर्स को देख लें, 10 चेहरे जो जिन पर चर्चा है, मैं इसलिए इसमें बता रहा हूं क्योंकि श्रीलेखा को जो बीजेपी के अंदर के चर्चाओं में उसमें के सुरेंद्रन है। इसके अलावा मैंने आपको माफ कीजिएगा, पहले अगर हम लोग अभी राजीव चंद्रशेखर, जो पिछली बार जिनको चेहरा बनाकर बीजेपी लेके गई लोकसभा चुनाव में, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और मैं 16,000 वोटों से वो तिरुवनंतपुरम में सीट से हारे। हालांकि उससे पहले चूंकि वो एक बिजनेसमैन भी है तो उनको लगता था कि लोग उनको कर्नाटक का ज्यादा समझते थे। जब उनका चुनाव शुरू हुआ तब उनको ये पता चला कि वो मलयालम के हैं और फिर उन्होंने वहां एक अच्छी लड़ाई लड़ी। लेकिन अब उनको भी बहुत जमीन से ज्यादा जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा नहीं दिखता। बीजेपी के अंदर के लोगों का भी कहना है कि उनकी एरिस्टोक्रेसी ज्यादा है और बहुत अंदर तक, हालांकि पार्टी वहां अपने से तैयारी कर रही है, बीजेपी कोई उनकी उसकी जरूरत भी नहीं है, वहां चेहरे पे लड़ा जा रहा है चुनाव। लेकिन स्थानीय चीजें हमेशा मायने रखती हैं, खासतौर से केरल और बंगाल जैसे राज्यों में, जहां आपको पलक झपकते ही बाहर का साबित कर दिया जाए और पूरी राजनीति में आप आउटकास्ट हो जाते हैं। के सुरेंद्रन है, वो जो पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, विशुद्ध आरएसएस बीजेपी का काडर है, एबीवीपी से बीजेपी यूथ पॉलिटिक्स की। सबरीमाला आंदोलन में अगर आपने कोई नाम सुना तो वो था, और एक आंदोलनकारी छवि भी थी। सबसे बड़ी ताकत क्या, काडर पे पकड़ है, हिंदू धार्मिक मुद्दों पर स्टैंड साफ है। लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि उनको जो बीजेपी का जो सबसे बड़ा बाकी राज्यों में काडर वोट का है कि शहरी और मध्यम वर्ग, वहां उनकी अपील नहीं आती, गवर्नेंस का कोई चेहरा उनके पास नहीं है। तो पार्टी चलाने वाले नेता तो माना जा रहा, लेकिन लीड कर सके ऐसा लीडर उनको नहीं माना जा रहा। आपको मालूम है कि ओ राजगोपाल जो पहले विधायक बने थे सबसे पहले, वो भी सिविल सर्विस आईएएस से थे, मूल काडर आरएसएस के नहीं थे, लेकिन वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे, सार्वजनिक जीवन था कि टेक्नोक्रेट थे, गैर आक्रामक थे, और 2016 के एकमात्र विधायक बीजेपी के वही बने थे नेमम, और तब बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि उनकी मास अपील नहीं है और वो बहुत ही एक तरह सम्मानित चेहरा है, लेकिन उनकी राजनीति इस तरह के जो बीजेपी को वहां जिससे निपटना उसमें मामला नहीं होता। वी मुरलीधरन के बारे में आप जानते ही हैं, इस समय केंद्र में मंत्री भी हैं और उनको आरएसएस से आए हुए, एबीवीपी से, छात्र राजनीति से, लेकिन उनका भी उनके अंदर संगठन चलाने की बड़ी जबरदस्त क्षमता मानी जाती है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि केरल में उनका करिश्मा अब तक नहीं दिखा। उनको इतनी ताकत भी दी, जनता से उनकी दूरी है, तो बैक से उनकी पावर जरूर है, लेकिन फ्रंट लाइन मास लीडर वो नहीं दिख रहा है। एक एमटी रमेश बहुत आते हैं, आरएसएस की काडर के हैं, शिक्षक पृष्ठभूमि है, लेकिन उनकी सबसे जो कमजोरी है कि एक आक्रामकता नहीं है, मीडिया के फेस नहीं है, वहां भी बहुत कम वो पीछे रहते हैं। उनको पार्टी का वर्क हॉर्स जरूर कहा जाता है, जनता का नायक नहीं। अल्फोंस कन्नथम याद है आपको, वो भी आईएएस थे, लेकिन वो शुरुआत में लाने के बाद केरल से कनेक्ट नहीं बना पाए। टी सेन कुमार एक नाम है, आरएसएस के नहीं है, बाहर से आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर के आइकन माने जाते हैं, वो भी आईपीएस थे, विक्टिम ऑफ पॉलिटिक्स, उनके वेंडेटा का उनको ये माना जाता है, स्ट्रॉन्ग कॉप थे, लेकिन पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन उनका कमजोर था। काडर की पॉलिटिक्स वो उस तरह नहीं समझते, तो सिंबॉलिक एक रेजिस्टेंस था, सस्टेनेबल लीडर उनको नहीं माना गया। एक कोमनम राजशेखरन है, ये भी आरएसएस के थे, ये आंदोलनकारी इनको माना गया, लेकिन वही की आधुनिक शहरी अपील उनकी नहीं थी। अब एक नाम आपको श्री प्रकाश है, ये भी मैं बता दूं होगा, लेकिन एक अनिल एंथनी, आपको याद होगा जब पिछली बार उनको बड़े नेम फेम के साथ लाया गया था, एक एंटनी के बेटे, मूलतः वो बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस की एक जो है एक इलीट बैकग्राउंड उनके साथ आती है। सिंबॉलिक डिफेक्शन जरूर बीजेपी ने पिछली बार किया था, क्रिश्चियन चेहरा भी लाए थे, लेकिन उनके बारे
बारे में कहा जाता है कि केरल में उनकी जमीनी पकड़ वाकई बहुत कम है, जैसे उनके पिता की थी वैसे नहीं है, लेकिन दिल्ली के मीडिया में वो ज्यादा है। तो नैरेटिव एसेट्स तो जरूर है, इनको इलेक्टोरल एसेट नहीं कहा जा सकता। अब आप ये समझिए आर श्रीलेखा का क्या है, वो उनका फर्क ये है, वो भी आरएसएस की नहीं है, पार्टी की काडर नहीं है, हार्डकोर ब्यूरोक्रेसी की है। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी चीज है, उनका काम है कि उनकी छवि बड़ी जबरदस्त है। वो विजिलेंस में रही तो राजनीतिक रूप से संरक्षित अधिकारियों पे कार्रवाई की, जेल डीजीपी रही तो उन्होंने प्रिविलेज का कल्चर पूरा तोड़ा, वहां खत्म किया कि ये प्रिविलेज हैं क्योंकि ये सत्तारूढ़ पार्टी से वो हैं। उसके बाद वो फायर और रेस्क्यू में रही तो उन्होंने भर्ती घोटाले पर इंक्वायरी करा दी, क्राइम ब्रांच में रही तो हाई प्रोफाइल फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की फाइलें खुलवा दी। उसके बाद कोस्टल पोर्ट लिंक केसेस में उन्होंने माफिया, इस पे पूरा हाई प्रोफाइल जब ये कराया, उसके बाद माफिया राजनीतिक गठजोड़ पर उन्होंने जबरदस्त दबाव बनाया, पुलिस प्रमोशन में सीनियरिटी मैनिपुलेशन के खिलाफ स्टैंड लिया, सार्वजनिक तौर पर वो खड़ी हुई, वीआईपी मिसयूज वाले मामलों में वो खड़ी हो गई। तो इस पर नो एक्सेप्शन अप्रोच उन्होंने अपनाई, ट्रांसफर के खिलाफ खुला डिसेंट शो किया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के पर लिखित ऑब्जेक्शन दिए, कोर्ट एफिडेविट में सरकार के नैरेटिव से अलग स्टैंड लिया, इसीलिए उन्हें साइडलाइन रखा गया, पोस्टिंग्स बदली गई और यहीं से रेड श्रीलेखा की पहचान बनी। ये केरल में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ सिस्टम से टकराने वाला अफसर राजनीतिक बन ही जाता है, चाहे वह हो या ना हो। तो श्रीलेखा को अगर हम बाकी 9 चेहरों से, जो मैंने आपको बताया 8 से 9 चेहरे बताए, ये आइडियोलॉजी तो ज्यादा थी उनमें, ब्यूरोक्रेसी का अनुभव बिना टाइमिंग, राजनीतिक टाइमिंग का था, लेकिन श्रीलेखा एक ऐसा चेहरा है जो सिस्टम से टकरा रही है, महिला है, राजधानी से आ रही है, सिंबल और पावर दोनों है, और बीजेपी के आंदोलन की रण राजनीति नहीं है, तो राज्य के चलाने की कल्पना का एक प्रयोग है। तो मुझे लगता है कि जो लेडी सिंघम के तौर पर श्रीलेखा को लाया गया है, हो सकता है कि वो वहां केरल की राजनीति में एक नया बीजेपी को कोई वो दे। अभी तो हम लोग जब ये चर्चा कर रहे हैं तब उनकी जीत पर उनके नाम के साथ चर्चा है, इससे ज्यादा तो उस समय तक कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने 2024 में महज पार्टी ज्वाइन की थी, अक्टूबर 2024 में, और उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर वहां सीधा आना चाहती हैं, और उसके तुरंत बाद उनको यहाँ कैंडिडेट वो बनाया गया। वो जो शासन था मंगलम जो वार्ड है वहां से वो जीती हैं। तो ये कहा जा रहा कि वो पहली मेयर होंगी तिरुवनंतपुरम की पहली बीजेपी मेयर, पहली महिला मेयर, दोनों ही इतिहास होगा। हालांकि श्रीलेखा ने कहा है कि मेयर बनाने का फैसला तो उनका पार्टी नेतृत्व करेगा। हाँ, उनकी जो ताकत है, पहली महिला आईपीएस प्लस डीजीपी, सीनियर प्रशासनिक स्थानीय हैं, क्योंकि राजधानी के वोटरों का विश्वास हासिल किया, और बीजेपी की हिस्टोरिकल विन की पहली प्रतीक बनेंगी। तो इसीलिए वो बीजेपी का एक सामान्य चेहरा से बड़ा चेहरा बनकर केरल की राजनीति में उभर सकती हैं। अभी हमको इंतजार करना होगा, लेकिन मुझे लगता है आज सुबह के पहले प्रोग्राम के तौर पर उसको आपको केरल की जीत में जिस चेहरे की सबसे ज्यादा चर्चा है उसके बारे में जानकारी दें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमको हौसला मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। अगर आपको सहयोग करना है तो ऊपर लगा क्यूआर कोड है, आप इसमें देखकर इससे सहयोग कर सकते हैं, और वीडियो को प्रसारित करते हैं तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो।